नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं राज्यसभा का रण। मैं हूं अविनाश। राज्यसभा की 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले वोट डाला, इसके बाद लगातार विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की जा रही है। समीकरण लगातार पिछले 3 महीनों में बदले हैं मध्य प्रदेश के। एक वक्त था जब 3 सीटों पर को लेकर जब बात की जाती थी राज्यसभा की, तो कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, तो पलड़ा उसका भारी था और कहा जाता था कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लेकिन समीकरण अचानक बदले, सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अब मध्य प्रदेश में है, तो अब वही गणित उल्टा हो गया। अब 2 सीटें जो है स्पष्ट तौर पर बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं जाती, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो राज्यसभा का जो ये रण है, एक तरह से उस उपचुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है जो 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में होना है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये जो समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं पिछले 3 महीनों में मध्य प्रदेश के, उसने पूरी समूची राजनीति क्या कहें या राजनीतिक परिदृश्य को मध्य प्रदेश के बदल के रख दिया। एक वो दौर था जब 3 सीटों की जब बात की जा रही थी कि जब 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 1 सीट से ही बीजेपी को संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब पासा पलट चुका है, सरकार बदल चुकी है। अब बीजेपी के पास वो बहुमत है जिसके आधार पर वो 2 सीटों पर काबिज होने जा रही है। एक तरह से क्या कहेंगे? तो चुनाव है, वैसे तो पूरे देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं, मतदान किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो घमासान है बिल्कुल रोचक और दिलचस्प है अविनाश जी। और लगातार जिस तरह से हमने देखा कि एक समय ये था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये गणित था कि 3 जो सीटें खाली हुई हैं मध्य प्रदेश में, प्रभात झा राज्यसभा सदस्य थे और सत्यनारायण जटिया और दिग्विजय सिंह, ये 3 सीटें हैं जिनका कार्यकाल राज्यसभा का पूरा हुआ। उसके बाद ये सीटें रिक्त हुई। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि एक समय था कि ये लगता था कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, जिस तरह से अंकगणित था विधानसभा का, और 1 सीट बीजेपी में जाएगी। लेकिन अब गणित बिल्कुल उल्टा है। जब वो दिन आया, वो समय आया जिस दिन आज मतदान हो रहा है और हम आप चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर सुबह से ही, कि अब सारा गणित बदल चुका है। और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि 2 सीटें बीजेपी को मिलेगी और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। उससे गणित ये है कि जिस तरह से 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं, 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, 2 विधायकों का निधन हुआ, 24 सीटें रिक्त हुई और अब कुल मिलाकर 206 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। और उन 206 में 107 बीजेपी के पास में हैं, 92 कांग्रेस के पास में हैं और 7 अन्य हैं, जिसमें 2 बसपा की है, 1 सपा की है और 4 निर्दलीय है। बदले हुए समीकरण में जो संख्या बल है, इसमें सीधे सीधे तौर पर 54 बीजेपी को। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता दिग्विजय सिंह है, जिनको भी 54 वोट मिलेंगे। बाकायदा एक लिस्ट बनाई है कांग्रेस ने, जब लगातार बैठकें हुई 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर। और 38 जो वोट हैं जिनका नाम लिखा गया वो जाएगी फूल सिंह बरैया को। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोलंकी दोनों का बिल्कुल जाना तय है। और यहाँ से कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाएंगे। अभी तक की बात कर लें, सुबह से जब 9 बजे वोटिंग शुरू हुई, 4 बजे तक वोटिंग होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वोटिंग अविनाश जी 4 बजे तक जाएगी। और तकरीबन अभी 12 से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है। और जो अभी तक लगभग 186 लोगों ने वोट डाल दिए हैं, ये 10 से 15 मिनट पहले की खबर है, यानी कि कुछ लोगों ने और वोट अब डाल दिए होंगे। और जो बचे होंगे तकरीबन 12 से 15 लोग ही बचे होंगे। कुणाल चौधरी जो कि कोरोना संक्रमित हैं और वो 1:30 बजे वोट डालने के लिए पहुंचेंगे सबसे आखिर में। तो ये माना जा सकता है कि 1:30 बजे वो आखिरी वोट कुणाल चौधरी का होगा। और सारी कुछ तस्वीर 1:30 बजे 2 बजे क्लियर हो जाएगी और 4 बजे तक की हालांकि समय है, 5 बजे रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस समय जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो घमासान है, वो बहुत कुछ हद तक जो सियासत और राजनीति बदली है उसी को लेकर है, न केवल इस चुनाव बल्कि आगे जिस तरह से उपचुनाव है उसको लेकर भी। जी
तो देखा जाए तो राजेश जी, चुनावी घमासान मध्य प्रदेश में जारी है। एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रही है सरकार और हमारे प्रदेश के लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी घमासान भी तेज हो गया है। राज्यसभा के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उसकी भी तैयारी है। तो जिस तरह से बीजेपी ने, आप और हम बता रहे थे, अभी सुबह हमारी चर्चा हुई, जिस तरह से बात हो रही थी कि बीजेपी जो है उसने डिनर पॉलिटिक्स की और जिस तरह से पूरी जमावट उसने पहले ही कर ली थी कि कहीं से भी कहीं तक कोई भी उनका विधायक इधर उधर ना जा सके, क्रॉस वोटिंग ना हो सके, इसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी। और सपा बसपा के एक विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी ऐलान कर दिया था कि हम बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो उनकी पूरी जमावट हो गई थी। क्या ऐसे ही जमावट अब उपचुनाव के लिए भी होने वाली है या उसकी तैयारियां अब कल से शुरू हो जाएंगी? देखिए अविनाश जी, काफ़ी अहम सवाल यही है। और जिस तरह से हमने देखा कि लगातार 2-3 दिन जो बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर चला है, फिर हम कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले में जिस तरह से सारे विधायकों के साथ अलग अलग मीटिंग्स हुई, 2 दौर की मीटिंग हुई, कांग्रेस विधायक दल की, यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो अविनाश जी, बीजेपी के लिए भी कम चुनौतियाँ नहीं हैं, जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि जो 22 जो विधायक कांग्रेस के बीजेपी में आए, और न केवल वो 22 आए, उनके जितने भी समर्थक हैं अब वो भी बीजेपी के हुए। ऐसे में एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, भले वो कांग्रेस के थे, बीजेपी में अब आ गए हैं, बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां जरूर दिखी। हमने ग्वालियर का जिक्र देखा, वहां से जिस तरह से खबर आई थी कि जब नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जब जन्मदिन था, तो ये वहां पर कहा गया कि आखिर ग्वालियर चंबल का बॉस कौन, और बॉस के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को वहां दिखाया गया। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें तो एक बड़ा कद सिंधिया घराने का वहां पर रहा है, चाहे माधवराव सिंधिया हो, राजमाता सिंधिया हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर सिंधिया घराने के और लोग हों। एक वर्चस्व रहा है, एक पूरे उस बेल्ट में, ग्वालियर चंबल बेल्ट में खासा दबदबा रहा है। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, इकलौते उस क्षेत्र के ग्वालियर चंबल के वो नेता थे। और अब जब वो बीजेपी में है तो बीजेपी में चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर ऑलरेडी वहां से लगातार जमीन सनय सनय धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, मुरैना से आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और बॉस के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को दिखाया गया। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं, वो अब बीजेपी के हो गए हों, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अब ये बड़ी समस्या बीजेपी के भीतर, और यही कारण बीजेपी को डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि किसी तरह का कोई अंक गणित गड़बड़ हो जाए जी, और जो 2 सीटें दिख रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंध कांग्रेस लगा ले, तो पूरी सतर्कता इसमें बढ़ती गई। और यही कारण है कि चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर की हम बात कर लें, या फिर विजय जे पांडा की हम बात कर लें, या फिर विनय सहस्त्रबुद्धे, वो तमाम नेता, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर इधर पर आए, प्रहलाद पटेल यहाँ पर आए, मीटिंग्स चली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार पार्टी दफ्तर गए, और कहीं ना कहीं यही कोशिश रही, सारे विधायकों को भी बुलाया गया और उनको समझाया गया कि उनको काम कैसे करना है। हालांकि दीपक जोशी की नाराजगी भी सामने देखने को मिली, उन क्षेत्रों के विधायकों की नाराजगी भी देखने को मिली। पारुल साहू जो कि उन गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लड़ी थी, कुछ वोटों से हार गई थी, पहले वो भी वहां से विधायक रहीं, उनकी नाराजगी भी देखी गई। तो यही चुनौती बीजेपी के सामने थी। कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2-3 दिन बैठ के करके अपने कुनबे को संभालने की कोशिश की। वहीं ऐसा ही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अपने कुनबे को संभालने के साथ ही कैसे, और जो लोग हैं उन पर भी बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया डिनर जो पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी हुई, और सपा के विधायक हों या बसपा के विधायक हों, रामबाई हों, संजीव कुशवाहा हों, शेरा हों, वहाँ पर जा मिले। और फिर प्रदीप जायसवाल की हम बात करें, निर्दलीय लड़े थे, कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय लड़े, उनको भी मंत्री के जब सरकार गिरी तो उसके बाद भी उनकी जो मन स्थिति है वो भी बीजेपी की तरफ से है। और कुछ दिन पहले, आखिर में छोटी सी बात मैं करूंगा कि आखिर कुछ दिन पहले वो मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मिले थे, तो प्रदीप जायसवाल भी कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता है वो बीजेपी की तरफ दिख रही है। यही कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब रही। और जो आंकड़ा हम बता रहे हैं अब कि 1 सीट से ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा अपना। जी राजेश जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज अहमद सिद्दीकी साहब भी फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ गए हैं, और सत्येंद्र जैन भी बीजेपी प्रवक्ता वो भी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत हमारे
कार्यक्रम में, और सत्येंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। फिरोज जी क्या कहेंगे, पिछले 3 महीनों में पूरा सब कुछ जो है माशरा बदल गया, कहाँ ये जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि 3 सीटें राज्यसभा की खाली होंगी, कांग्रेस सत्ता में थी तो ये दोनों 2 सीटें कांग्रेस के हक में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है, बीजेपी का शासन है, 2 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऊपर से कई तरह के आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि वरीयता जो दी गई दिग्विजय सिंह जी को दी गई, फूल सिंह बरैया जी को वरीयता नहीं दी गई, जबकि एक दलित नेता को वरीयता दी जानी चाहिए। तो इस तरह की भी बातें सामने आई, क्या कुछ कहेंगे आप? फिरोज जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सवाल मेरा ये सवाल आधा आपका सवाल, हाँ फिर से सवाल दोहराइए। मेरा ये कहना है कि पिछले 3 महीनों में पूरा राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश, जहां उम्मीद की जा रही थी या बताया जा रहा था, बोला जा रहा था कि राज्यसभा की 3 सीटों पर जब चुनाव होंगे तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, 1 सीट से ही सब बीजेपी को संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार बदली तो चीज़ें भी बदल गई और पूरा मामला भी उलट हो गया। और इसी बीच जो है दिग्विजय सिंह को वरीयता देने पर भी सवाल उठे कि फूल सिंह बरैया जो हैं वो दलित नेता हैं तो उन्हें वरीयता दी जाना चाहिए। तो कई तरह के आरोप भी कांग्रेस पर लगे। क्या कुछ इस पूरे बदलते हुए समीकरण, बदले हुए परिदृश्य को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जहां तक फूल सिंह बरैया जी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी ने जब फूल सिंह बरैया जी को टिकट दिया था उस समय कांग्रेस के पास बहुमत था। ये स्पष्ट दिख रहा था कि हमको 122 लोगों का समर्थन हासिल है, 116 चाहिए, तो हमारी दोनों सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि जब राजनीतिक परिदृश्य बदला तो फूल सिंह बरैया जी ने ये सहमति दी है कि आप दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि ज्यादा अनुभव है उनका, और वर्तमान में जो देश की स्थिति है कि चाइना जिस तरीके से हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म ही हो गई है, देश का जो वास्तविक हालात है, तो इसलिए कोई अनुभवी व्यक्ति को ही राज्यसभा में जाना चाहिए। दिल्ली में उनकी आवश्यकता है, इसलिए उनको वरीयता क्रम में रखकर राज्यसभा भेजा जा रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही कि दलित नेता और ऐसा, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि जो कैडर बेस पार्टी हुआ करती थी 70 साल तक, जो ये चिल्लाती रही जनसंघ के जमाने से कि हम तो कैडर बेस पार्टी हैं, ये सिंधिया जी को कौन सा कैडर मिल गया? ये कब आए इनकी पार्टी में थे? ये जो 22 लोग आए ये कब इनकी पार्टी में थे जो आज मंत्री बने हुए बैठे? तो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग ढोंग की और ढकोसले की राजनीति करते हैं, आज जवाब नहीं दे पाएंगी भारतीय जनता पार्टी की वो कैडर बेस पार्टी है या नहीं है। और उसमें भी जो सिंधिया जी थे वो प्रथम वरीयता में आए, जो सारी जिंदगी महल के खिलाफ राजनीति करते आए। अभी शिवराज जी भी कितनी मर्तबा रानी लक्ष्मीबाई को लेके महल के खिलाफ बोल चुके, वो आज प्रथम वरीयता में लाकर सिंधिया जी को राज्यसभा में भेज रहे हैं, सुना है केंद्र में मंत्री बनाएंगे। तो जिनकी राजनीति का भरोसा नहीं, जिनके विचार का भरोसा नहीं, जो अपनी बात पर रहते ना हो, जो जिनका काम ही यही है कि ढोंग ढकोसले, जो राम भगवान तक की मार्केटिंग कर सकते हो, ऐसे लोगों के सवालों का उत्तर देना, मैं समझता हूं आप भी अपना समय जाया कर रहे हो, मैं भी अपना समय जाया करूंगा। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? अविनाश जी, ये इनको इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। कांग्रेस जो है ना, जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करती रही। इन्होंने कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, इन्होंने कभी अपने अंदर आत्मावलोकन नहीं किया, और उसका ही परिणाम है कि आज कांग्रेस जो है 10% वोट लोकसभा में, 10% सीटें लोकसभा में नहीं ला पाती है पूरी, और इनका नेता विपक्ष नहीं बन पाता है। और इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर ब्रिटल हो गई कांग्रेस, भंगुरता की ओर हो गई है। और मुख्य कारण यही है क्योंकि ये दूसरों को गालियां देते रहते हैं, दूसरे लोगों को, भारतीय जनता। अरे भैया, आपकी कमियां हैं, आपके बताइए कितनी बड़ी बात है कि मंत्री पद कोई आपके किसी के कहने से आप तो कैडर बेस पार्टी है ना, मैं तो कैडर बेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अरे हमारे पास सारे जवाब हैं, आप शांति से सुनिए। आपको मैं सुन रहा था, आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप कृपया करके धैर्यपूर्वक सुनिए फिरोज भाई। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस हमारे, आप बताइए एक व्यक्ति
पंच का पद नहीं छोड़ता आपके कहने से। क्या बात करते हैं, इतने सारे मंत्री इनके त्याग पत्र दे के आए, इनकी सत्ता को लात मार के आए, इनको उसके बाद वो आए हुए हैं और ये कहते हैं कि जब नामांकन हुआ था आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं कि किस तरह से उन्होंने सत्ता हासिल की और अब ये भी लगे कि सत्ता में के बगैर रह नहीं सकती। यही वजह थी कि किस तरह से जोड़ तोड़ करके उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हुए और किस तरह से उन्होंने वापस सत्ता हासिल की। इस पर भी आरोप लगते हैं, बीजेपी पर भी लगते हैं इस तरह के आरोप। जी क्या कहेंगे? जी ये तो बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, लोग ये मिथ्या सब मध्य प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। ये देखिए कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई थी। अब बार बार कह रहे थे कि घर जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना चाहिए। उन्होंने कितनी बार कहा और इनके खुद के नेता कहते थे मुख्यमंत्री जी की वो अगर रोड पे उतरना चाहें तो उतर जाएं। अब वही इनको रोड पे ले आए। इसी प्रकार से आप देखिए कि जी ये इसी प्रकार से आप देखिए कि इनका ये स्थिति बन गई कि ये रोड पे ले आए और वही हुआ। सिंधिया जी ने कांग्रेस को और कमलनाथ जी को रोड पे लेके आ गए और वो 22 विधायक जो आए सिंधिया जी के कहने से और सिंधिया जी के साथ उनको मंत्री पद भी त्याग करके आए हैं। बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया था। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए वो देवदूत साबित हुए हैं और ये अपने आप को सुधार लेते हैं अगर कांग्रेस के अंदर डायनेस्टी पॉलिसी ना हो और अगर ये गुटबाजी इस तरीके से चलती। देखिए कितने तरीके से जबरदस्त लड़ाई कांग्रेस के अंदर चलती रही है। उमंग सिंगार जी दिग्विजय सिंह जी को ब्लैकमेलर कह देते हैं और दिग्विजय सिंह जी के जो लोग हैं मानक अग्रवाल जी जैसे वो कहते हैं वो पैरासाइट है। उसके बाद भी वो आपस में ही सत्ता की चाशनी को चाटते रहते हैं। इसी कारण से कांग्रेस जो है ना बिलखती रहती है और कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने देश के अंदर 100 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों का भंजन किया और तोड़ने का काम किया। हमने तो राजनीतिक मूल्य एक बात बताइए सत्येंद्र जी, ये तो जो है चुनाव का गणित है, राज्यसभा का जो है सीटों का गणित होता है, बहुत हद तक चीजें क्लियर रहती हैं। लेकिन अब जो बारी है वो उपचुनाव की है, 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है और जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, अब उन्हें यदि प्रत्याशी जब वो प्रत्याशी बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और अब उनके गले में जो है वो कांग्रेस की जगह बीजेपी का जो है मफलर नजर आएगा, बीजेपी का कमल उनके हाथ में नजर आएगा। जनता जो है जिसने उन पे भरोसा करके पार्टी को वोट दिया था, उनका चेहरा ये देखकर वोट दिया था कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें वोट दिया था। अब वही शख्स जो है वहां जाकर अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। इसमें को हद तक कितनी चुनौती आप मानते हैं इसको और क्या लगता है आपको कि ये कितना परेशान हो सकती है पार्टी इस सिचुएशन में? देखिए अविनाश जी, इसमें तो मैं बता दूं कोई परेशानी की बात ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए देवदूत हैं क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने से पूरी तरीके से विफल हो गई। किसानों के साथ छल किया इन्होंने, 420 की, इन्होंने युवाओं के साथ 420 की, हर जगह तो इन्होंने छल किया। लाडली लक्ष्मी तो गायब ही कर दी, एक लाडली लक्ष्मी नहीं बना पाए। कन्यादान योजना में कुछ नहीं कर पाए, तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। संबल योजना के पैसे जो कफन दफन के पैसे हुआ करते थे वो भी तो नहीं मिलते थे। इस तरीके से पूरे और सिर्फ ट्रांसफर और जो भ्रष्टाचार का इनका काम है कांग्रेस का हमेशा से रहा है वो ही चल रहा था। तो ये आरोप मैंने सीधा सा सवाल किया था, वो उसका जवाब चाह रहा था मैं सत्येंद्र जी। राजेश सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी कह रहा हूं अविनाश जी, सत्येंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं ठीक है। आपने कांग्रेस के सत्येंद्र जी एक बार वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी जी नहीं, मैं बात करना चाहता हूं अविनाश जी। ये कह रहा हूं सत्येंद्र जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल था कि परेशानी का सबब तो बीजेपी के भीतर है। आपने बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के विधायक हैं, सत्येंद्र जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट, सत्येंद्र जी आप शांत रहें। सत्येंद्र जी मेरी बात तो सुन लीजिए। ये टेक्निकल दिक्कत है। राजेश जी हमारे स्टेट हेड हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, उनकी आवाज कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए वो कुछ बात कहना चाह रहे हैं, वो कह लें तो उनका जवाब, उनका जो सवाल है मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा। राजेश जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं अविनाश जी, मेरा कहने का मतलब सत्येंद्र जी काफी अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आपका जो सवाल था कि परेशानी का सबब है, आपको सरकार बनाना थी, बड़ी संख्या में जैसे भी आए जो कांग्रेस के विधायक हैं बीजेपी में आ गए और फिर आपने
अपनी सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी के भीतर तमाम तरह की चुनौतियां हैं और यही कारण है कि आप अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके। दीपक जोशी जिस तरह से नाराजगी दिखाई, अलग अलग क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए। तो अभी आपने तात्कालिक रूप से जो फायदा आपको मिला है, ठीक है, वो दिख रहा है आप सत्ता में हैं, लेकिन आगे दूरगामी इन स्थितियों परिस्थितियों से किस तरह से सत्येंद्र जी आपकी पार्टी निपटेगी? एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। जी सत्येंद्र जी, राजेश जी का कहना है कि तात्कालिक फायदा तो आपने उठा लिया, सत्ता बना ली, लेकिन आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाएंगे, वही कुछ सवाल मेरा भी था। और आप अपनी बात को सरकार की योजनाओं में और कमलनाथ सरकार की खामियां गिनाकर बड़े अच्छे ढंग से रख रहे थे। आने वाली चुनौतियां बहुत कठिन हैं, वही मेरा भी सवाल था कि मंत्रिमंडल का विस्तार आप नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें जो हैं वो आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उपचुनाव में जो 22 विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, वो जब बीजेपी का चेहरा बनकर जाएंगे तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने पेश आएंगे, ये मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है। और इसी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं हमारे राजेश सक्सेना जी। तो ये मिली जुली बात थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो चाहेंगे हम। बिल्कुल अविनाश जी, मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार किया है, उनको वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ स्वीकार कर लिया, क्षेत्र की जनता स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी वो कितनी बड़ी चुनौती है वो सवाल है जी। निस्संदेह स्वीकार करेगी, क्योंकि जनता की ही भलाई के लिए वो है, रोड पर आए, जनता की भलाई के लिए उन्होंने मंत्री पद का त्याग किया हुआ है, अपनी विधायकी का त्याग किया हुआ। आप जरा सोचिए, तनिक सोचिए, जनता भी ये जानती है अविनाश जी कि एक कोई व्यक्ति पंच का पद नहीं छोड़ता किसी के कहने पर। उन्होंने तो मंत्री पद छोड़ करके आए हैं, तो ये सिर्फ जनता के कल्याण के लिए आए हुए हैं, क्योंकि कोई वादा पूरा नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने छलावा किया हुआ था, हर जगह पर दगा किया था, धोखा किया था जनता के साथ। 10 दिन में इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री बदल देंगे अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये 5 साल क्या 15 साल तक नहीं कर पाते, जिस हिसाब से इनकी मंथर गति चल रही थी। ये 420 नहीं तो और क्या, 4 युवाओं के लिए 4 रुपए नहीं दिए, 4 हजार रुपए की बात की गई। युवा बेरोजगारी का दर बढ़ गया, 20 लाख बेरोजगार थे, वो 1 साल के अंदर 28 लाख बेरोजगार हो गए। खुद कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे विधानसभा में उन्होंने जानकारी दी। इसी प्रकार से एक लाडली बहन हमारी लाडली लक्ष्मी नहीं बन पाई, कन्यादान फेल हो गया। आप ट्रैक बदल रहे हैं। चलिए आपके पास वापस लौटूंगा। फिरोज जी, क्या कुछ कहेंगे आप, जो पूरी चर्चा आपने सुनी और जिस तरह से जवाब दे रहे हैं सत्येंद्र जी, उस पर आप क्या कहेंगे? पूरा जो है अभी जो बातचीत हुई जी। जनता पार्टी बोलेगी क्या, उसके पास क्या है बोलने की? वो ये बोलेगी कि हमने सौदेबाजी की, वो ये बोलेगी कि हमने हमारे प्रभात झा जी जैसे जिन्होंने महल के खिलाफ राजनीति 50 साल की, उनकी राजनीति को जो हमने एक तरफ करके सिंधिया जी को मात्र सत्ता बनाने के लिए साथ ले लिया, क्या वो ये कहेंगे कि हमने सिंधिया जी के ऊपर जो जमीन घोटाले के केस चल रहे थे और जमीन घोटाले के केस जो प्रभात झा जी ने जिसकी शिकायत की थी, तो क्या वो उस घोटालों को हमने एक दिन के अंदर सरकार बनते ही 24 घंटे में बंद कर दिए? क्या वो ये कहेंगे? यही सिंधिया जी जाते थे, प्रमाण पत्र बांटे हैं इन्होंने, और एक नहीं 10-15 जितनी ग्वालियर चंबल संभाग की विधानसभाएं हैं सब जगह जाके उन्होंने किसान कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांटे हैं। सब जगह जाके ये जो इनके 22 लोग हैं इन्होंने जाके अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांटे हैं। तो क्या वो ये कहेंगे कि अब हमने जो कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांटे थे वो झूठे बांटे थे? तो वही, और सवाल का जवाब नहीं आया कि ये कैसी कैडर बेस्ड पार्टी है साहब। ये प्रदेश अध्यक्ष जो 50 साल से साइकिल लेके भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहा था उसको एक तरफ कर दिया। और दीपक जोशी क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं ना कि जनता संभाल लेगी उन 22 लोगों को और अपना लेगी। पहले तो दीपक जोशी जी को समझा लेंगे, उसके बाद अनूप मिश्रा जी को समझा लेंगे, फिर नारायण सिंह कुशवाहा जी को समझा लेंगे। बोला गया चलाना है, सब समझ गया भैया, आप अपने सबके आ रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड वो मीडिया में कह रहे हैं। गौरी शंकर शेजवार जो थे वो आए नहीं, उनके साथ उनका जिला अध्यक्ष नागर नहीं आया, उनके साथ उनका मंडल अध्यक्ष नहीं आया प्रभुराम चौधरी के साथ। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता और सर फुटअव्वल तो ये है कि आज कोरोना के संकट काल में भी
जो लोग मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे, आप समझ लीजिए कि ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शिवराज जी का नाम है कि बिना मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री जो होता है वो कैसा होता है और कैसी सरकार होती है, ये देखना। जब आपको सत्ता ही बनानी है और केंद्र, ये तो शिवराज जी भी कबूल चुके कि हमने केंद्र सरकार के इशारे पे सरकार गिराई है, तो जब आपको चाइना दिखता ना हो, अर्थव्यवस्था दिखती ना हो, और जो केंद्र सरकार की ताकत वो जनता की भलाई के लिए नहीं, विपक्ष की सरकारें पलटने के लिए और राज्यसभा में जाने के लिए अगर आप उपयोग करेंगे तो संविधान ने इतनी ताकत। चलिए फिरोज जी, एक सवाल उठता है, एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। मैंने यही बात सत्येंद्र जी से कही थी कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं 22 विधायक, वो जब अब बीजेपी का जो है मफलर डाल के अब पहुंचेंगे अपने टिकट लेने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्रों में जहां से वो चुनकर आए हैं, तो किस तरह से जनता का रिएक्शन होगा, क्या कुछ अब वो जवाब देंगे? और यही सवाल आपके ऊपर भी किया जा सकता है, कांग्रेस पे भी, कि अब उनके अगेंस्ट में कांग्रेस किन चेहरों को उतारेगी और कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस अब इस उपचुनाव को देखती है उन लोगों के सामने जो कांग्रेस के ही टिकट पर जीतकर पहले आए थे, अब वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनके विपक्ष में या उनके सामने किन लोगों को उतारा जाए, क्या कुछ रणनीति होगी और कितनी बड़ी चुनौती अब ये मानते हैं आप उपचुनाव को? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होता है और कांग्रेस पार्टी उसको गंभीरता से लेती। लोगों ने वर्तमान की कमलनाथ जी की सरकार देखी कि पैसा नहीं होते हुए भी जनता का, उन्होंने 27-28 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, उन्होंने 100 रुपए में बिजली दी किसानों को, लोगों को प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली थी, शुद्ध पे युद्ध। ये जो माफिया थे, माफियाओं की जो हवा खराब थी और माफियाओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके इस सरकार को गिराने का काम किया, ये सारी चीजें जनता देख रही है। और जनता ये भी देख रही है कि हम लाइन में लगे, धूप में लाइन में लगे, भूखे प्यासे लाइन में लगे और आपको 5 साल के लिए हमने मत दिया था। ये उन लोगों से, उन विधायकों जो, लेकिन एक बात है, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन जो जब 22 विधायक आपको छोड़ के चले गए, वहां रिसोर्ट्स में रुके रहे, तमाम ये जोड़ तोड़ की बातें जब होती रही, तो क्या वजह है कि उनने आपका साथ छोड़ दिया? और कई बार ये बात भी कहने में आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका पूरा सम्मान था कांग्रेस पार्टी में, डायरेक्ट एंट्री थी उनकी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वो बिना अपॉइंटमेंट के मिल लिया करते थे, इतना बड़ा उनका कद था कांग्रेस में। तो क्या वजह रही कि उनको कांग्रेस को छोड़ने पर विवश होना पड़ा? और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तो क्या वजह रही कि कांग्रेस के समर्पित विधायक, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता जो रहे वो, और उनको ये स्टैंड लेना पड़ा? कहीं ना कहीं कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कदम उठाया गया। इसके लिए सीधे पूरी तरह से बीजेपी को दोष देना कहां तक उचित मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस अब क्या कहेंगे, तो भाई वो और क्या कहेंगे कि मेरा अपमान होता था क्या? अब उनको विभीषण की हजारों लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको विभीषण बोला गया, किस तरीके से उनको ये कहा है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि कहने लगे वो अभी जनप्रतिनिधि तो नहीं है, तो इस सम्मान के लिए वो गए थे क्या? ये पूछा जाए उनसे। हमने तो, कांग्रेस पार्टी ने उनको, उनके पिताजी के देहांत के बाद, वो राजनीति में भी नहीं थे तो भी कांग्रेस पार्टी ने उनको ये सम्मान दिया कि आप जाइए चुनाव लड़िए। खुद दिग्विजय सिंह जी ने उनके पहले चुनाव संचालन किया था। कांग्रेस पार्टी ने उनको 10 साल जो है मंत्री रखा केंद्र में, और उसके बाद नेता विपक्ष बना, उपनेता बना के रखा विपक्ष में। और कैसा सम्मान चाहिए? आज आप देखिए कि अगर उनके कहने से हमने जिला अध्यक्ष नहीं बनाए होते, उनके कहने से हमने 56 टिकट नहीं दिए होते, तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चूक की कि अपने कार्यकर्ताओं की वजह से। इसी से जुड़ा एक सवाल और है, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, हमारे पास भी खबरें आती रहती हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में है, जो एक बार हमेशा ये कहा जाता रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस है, यानी कांग्रेस का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए तो बहुत सारे उनके समर्थक जो हैं वो भी बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वो जो इलाका है ग्वालियर चंबल संभाग का, वो एक तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो गया है। बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में, उनके समर्थक जो थे वो शामिल हो रहे हैं या हो जाएंगे। ऐसे में जो वहां की सीटें हैं उन पर जीतना, उन पर लड़ना, वो कितना चुनौतीपूर्ण होगा? फिरोज जी, ये मैं जानना चाहूंगा, और इस चुनौती को किस तरह से आप देखते हैं? जी
देखिए, सिंधिया जी अपना खुद का चुनाव तो जीत नहीं पाए, और हारे भी तो किससे हारे? जो केपी यादव था, जो कांग्रेस का आजीवन सदस्य थे केपी यादव जी, उनसे चुनाव हारे वो। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, पूरे लोग तो हमारे गए नहीं वहां, बहुत सारे, हम 26 सीटें वहां से जीते थे, मात्र एक देहांत हुआ, 15 लोग गए, और बाकी के 8-10 लोग तो आज भी हमारे साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, एक कांग्रेस पार्टी विचार से चलती है, तो कांग्रेस पार्टी के जो विचार के लोग हैं वो आज भी वहां हैं। रामनिवास रावत जी हमारे वहां हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह है, अजय लाखन सिंह है, अशोक सिंह, ये ठीक है, आपकी बात पूरी तरह से सहमत हूं अपने फिरोज जी कि जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता नेता हैं वो हमेशा ही कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से, उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से डेंट तो लगा है कांग्रेस को, इस बात तो मानेंगे आप? देखिए, एक क्षणिक शॉक लगा, और कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों से लेके नीचे का संगठन सब बना लिया, और अब हम चुनाव सघन प्रचार, जैसी ये थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या खत्म हो जाए, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी हुई है ये थोड़ी कम हो जाए, तो हम रैलियां करना शुरू कर देंगे। और अभी हम लोग जनसंपर्क तो कर ही रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, और जो कांग्रेस पार्टी का मतदाता है, जो लाखों करोड़ों लोग, जिनका मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, जो कांग्रेस को प्रेम करते हैं, वो कांग्रेस के साथ आज भी हैं, और कांग्रेस को वोट करेंगे। कमलनाथ जी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के लिए वो वोट करेंगे। शिवराज जी को तो लोगों ने हटाया था, ये कोई जनादेश की सरकार तो है नहीं, उनको तो हटाया था, जनादेश तो कमलनाथ जी के साथ था, और जनता वापस अपना जनादेश लेके रहेगी। चलिए सत्येंद्र जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। कई तरह की बातें हैं, बीजेपी सत्ता में वापस आई, कहा यह गया कि भाई जो है कांग्रेस की जो अंदर की गुटबाजी है या तमाम तरह की दिक्कतें थी, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये बातें भी हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये तो जनता बेहतर जानती है, और पार्टी के जो आला कमान है वो लोग, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल परिदृश्य बन रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव का, और बिजली को लेकर बात की जा रही है कि बिजली के बिल इतने भारी भरकम आ रहे हैं, बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, सिर्फ जो निचले तबके के लोग हैं उनको राहत देने की बात हुई है, लेकिन कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं सत्ता में आने के बाद बीजेपी के, तो कई तरह की बातें बीजेपी के लिए की जा रही हैं। ऐसे स्थिति में कोरोना संकट काल भी है और तमाम तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने, तो कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं, 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को, और कितने आश्वस्त हैं आप कि जनता आपका समर्थन करेगी? देखिए आशुतोष जी, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे। कि जिस तरीके से माननीय शिवराज जी को जो अभी कोरोना समय में उन्होंने मुख्यमंत्रित्व ग्रहण किया, जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो देवदूत बन के 7.5 करोड़ जनता के लिए आए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उनकी विधायकी चली गई, मंत्रित्व चला गया। चुनौती तो अब है सत्येंद्र जी, असली चुनौती तो अब है, जो है तात्कालिक लाभ वाली बात थी वो तो प्राप्त कर लिया बीजेपी ने, जो असली चुनौती अब है वो भी कम नहीं है। 24 सीटें हैं, 24 सीटों पर का अंक गणित यदि उलटफेर होता है या कुछ होता है तो बहुत पासा फिर भी पलट सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता राजनीति में, तो ये चुनौती कम नहीं है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1-1 रुपये उस पर बढ़ा दिया, और बिजली की दरों पर भी बात की जाए तो उसको लेकर भी बातें की जा रही हैं, किसान कर्ज माफी का जो बात है अब वो नहीं हो रही। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है सरकार पर, और जनता भी देख रही है सब। तो ऐसे में इन तमाम चुनौतियों का सामना किस तरह से करेंगे इन 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आप? जी अविनाश जी, हम देखिएगा, हमने देखिए 2 महीने में अभी इस कठिन समय में भी ये लोग तो छाती कूटते रहते थे कि पैसा नहीं पैसा नहीं। 2 महीने में ही 40,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जो लोगों की जेबों में दे दी हमने जो है गरीब मजदूर जो बाहर से मजदूर आए हैं वो सब प्रवासी रोजगार सेतु के माध्यम से, और उसके अंदर स्किल्ड वाले भी, वो सारा करके सारे सब करा हुआ मनरेगा में 25 लाख से ज्यादा लोगों को काम दे दिया गया। और इसी प्रकार से आप देख गजब का काम किया गया, 130 लाख लगभग 130 लाख मीट्रिक टन का गेहूं सरकार ने उतार्जित कर दिया। जा रहे हैं सत्येंद्र जी, हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं और आप क्या सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि इन चुनौतियों के बीच में जिस तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं
उसको देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इन चुनावों को? मेरा सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब मैं चाह रहा हूं। विश्वास दिग्विजय सिंह जी का अगर धोखा नहीं होता तो उनकी सरकार नहीं जाती, खुद वो कहते हैं। अब आप बताइए सरकार कैसे गई, कैसे आई, ये दुनिया सब जानते हैं सत्येंद्र जी। मैं तो आने वाले चुनावों की बात कर रहा हूं कि 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस चुनौती को किस तरह से ले रहे हैं आप। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बिजली के बिल भारी भरकम अब लोगों के पास आने लगे हैं। पिछले 15 महीने के कमलनाथ सरकार के शासनकाल में जिस तरह से रियायत दी गई थी बिजली की दरों में, मिडिल क्लास भी खुश था, गरीब भी खुश था, लेकिन अब फिर वो बेतहाशा भारी भरकम बिल आ रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि जब से सरकार आई है काफी महंगाई बढ़ गई है, कोरोना संकट भी है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में आप उपचुनाव में जा रहे हैं, तो किस तरह से जाएंगे, जनता के सामने क्या कहेंगे? जी, 1000 लोग मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना से कोविड पीड़ित हैं और एक्टिव मरीज तो देखिए 2-2,500 मरीज एक्टिव मरीज हैं मध्य प्रदेश के। राजेश जी, विषय से भटक रहे हैं सत्येंद्र जी, आप हम पे पूछ कुछ रहा हूं, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस चर्चा का लब्बो लुआब यही है राजेश जी कि उपचुनाव का आगाज एक तरह से हो गया है राज्यसभा के ये चुनाव के बाद, और राज्यसभा में तो खैर जो है नतीजे सर्वविदित है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है, औपचारिकता होना बाकी है। लेकिन अब उपचुनाव की जो घड़ी निकट आ रही है उसमें चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी कम नहीं है, बीजेपी के सामने भी कम नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है कि क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से बदला और क्या कुछ हुआ। ऐसे में अब आने वाले चुनाव में क्या कुछ रणनीति होना होगी दोनों ही पार्टियों की, और कितना चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव, इस पर मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। देखिए सीधे सीधे अविनाश जी, जिस तरह से अब स्थितियां परिस्थितियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, बाहर से ज्यादा चुनौती अंदर से है जी। उन नेताओं को संभाल के रखने की जरूरत है जिन्होंने लंबे समय तक बीजेपी का झंडा बुलंद किया। और जब कांग्रेस से जो भी विधायक आए हैं जिन्हें अभी चुनाव लड़ना है या अन्य कार्यकर्ताओं नेता आ रहे हैं, ऐसे में हमने जब से जो जिसका जिक्र पहले भी किया था अविनाश जी कि जो लगातार चाहे दीपक जोशी हों या अलग अलग के नेताओं की जो नाराजगी दिख रही है उसको कैसे हैंडल करेंगे, और फिर चाल चरित्र चेहरा, एक आइडियोलॉजी और बाहर की आइडियोलॉजी से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है वही कहूंगा कि अभी ठीक है आपने तात्कालिक रूप से सरकार बना ली, लेकिन आगे दूरगामी किस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे। हमने ग्वालियर का भी जिक्र किया था कि बॉस कौन ग्वालियर का, नरेंद्र सिंह तोमर के पोस्टर लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा वहां पर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से कांग्रेस वहां जानी जाती थी। तो ये तमाम सारी चुनौतियां हैं। कांग्रेस चाहेगी कि जिस तरह से उसकी सरकार गिरी, कहीं ना कहीं इन 24 सीटों पर चुनाव लड़कर वो बीजेपी से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे इन 24 सीटों में ज्यादा से ज्यादा जीतकर सत्ता को बरकरार रखा जाए। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश का जो गणित है, जो सियासत है, जो राजनीति है, लगातार हमने देखा राज्यसभा में जिस तरह से गरमाई बैठकों का दौर चला, न केवल राज्यसभा बल्कि आगे का ट्रैक कैसे तैयार करना है इस पर बिल्कुल बहुत कुछ कांग्रेस और चाहे बीजेपी ने किया, और आगे इसी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत गरमाती रहेगी। यानी कुल मिलाकर अब जो है सियासी बिसात बिछ चुकी है। क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के सामने कांग्रेस जाती है, क्या कुछ मुद्दे लेकर बीजेपी जनता के सामने जाती है, और जनता अब किसको अपना आशीर्वाद देती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उसमें अभी काफी वक्त है, और क्या सियासत अब रंग लाती है मध्य प्रदेश की, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। फिरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। राज्यसभा के रण में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।